हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम कक्षा नौवीं के गणित के अर्धवार्षिक के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये किताब है। यहाँ देखना सबसे पहले पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। पूर्ण संख्या वो होती है जो कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। अगर कोई भी पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताता हूँ रफ में। अगर आपके पास कोई भी संख्या जीरो से स्टार्ट हो रही है और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और अगर ये जीरो हम हटा दें, इस संख्या में मैं इसमें से जीरो हटा दूं, एक से लिखना स्टार्ट कर दूं, 3 4 5 6 7, ये क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद आता है हमारे पास परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसे नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। आइए इसी से रिलेटेड एक प्रश्न देखते हैं। ये हमारे पास क्या दिया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि जीरो लग जाता है और जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या होती है, एक परिमेय संख्या थी, क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रत्येक पूर्णांक एक क्या होती है, परिमेय संख्या थी, सत्य हो जाता है, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याओं को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम बताते हैं आपको परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या जो धनात्मक भी पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या जो धनात्मक होती है और ऋणात्मक दोनों, मतलब -5 -4 -2 और +4 5 6 2, ये दोनों को मिला दो, ये क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ठीक, तो ये हो जाता ऑब्जेक्टिव था। अब इसी से अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये आता है कि पाई एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो ये आपको ध्यान रखना कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद पहचानने के लिए जाता है कि बताइए कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या होती है, कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या क्या होती है, परिमेय होती है, और कौन सी अपरिमेय संख्या होती हैं। तो इसमें आप को ये बताना है कि कौन सी संख्या है परिमेय संख्या, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारे पास ये दिया है 9वां नंबर, ये इसमें से आ जाता है। तो जैसे हमारे पास ये दिया √23, ये इसमें अंडर रूट लगा है। अगर किसी भी संख्या में अंडर रूट लगा हो और उसका वर्गमूल न निकलता हो तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। जैसे हमारे पास 225 लिखा है, इसका वर्गमूल निकलता है, इस कारण से ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसका वर्गमूल निकलता है, इसलिए क्या हो जाएगी, ये परिमेय हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। इसी तरह से ये क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय होगी, क्योंकि ये इसमें क्या लगा हुआ है, डैश डैश लगा हुआ है। डैश डैश का मतलब ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे इसमें भी लगा है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आता है फार्मूला आता है। तो आपको फार्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना है। फार्मूला कौन से आते हैं ऑब्जेक्टिव में, फार्मूला आता है a⁴m गुणे a⁴n बराबर क्या होता है, a⁴m+n, ये फार्मूला होता है। इसमें a⁴m बराबर a⁴m × n, इसको आप याद कर लीजिए, ये चारों फार्मूले याद कर लेना है। ठीक, अब इसके बाद एक इसमें से आ जाता है कि कौन सी बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो यहाँ से आप इसको बता सकते हैं कौन सी परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास ये दिया है 2 - √5, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अंडर रूट प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 3 3 एक परिमेय संख्या है। फिर इसके बाद हमारे पास ये दिया है, तो ये अंडर रूट से अंडर रूट 7 कैंसिल, बचेगा हमारे पास 2/7, और 2/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हमारे पास ये दिया है, तो ये क्या है, अंडर रूट लगा हो तो ये परिमेय संख्या है, और इसमें पाई लगा हुआ है, इस कारण से क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये एक पार्ट से ऑब्जेक्टिव थे। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव 2 पार्ट से, 3 पार्ट और 4 पार्ट से आते हैं। तो आप ध्यान रखिए। तो ये फार्मूला मैंने बता दिया, ये वाले फार्मूले और ये वाले फार्मूले सेम ही हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, इनको आप ध्यान रखिए। और इसको अब आते हैं दो पार्ट में। 2 पार्ट में सबसे पहले तो यही तुम्हारे पास ये बहुपद की डिग्री एक आ जाता है, बहुपद की घात, ये इंपॉर्टेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हम सबसे पहले निकालते हैं बहुपद की घात। तो इसमें बहुपद की घात क्या होगा, x की पावर क्या दिया है, 5 दिया है। तो जो इसकी बहुपद की सबसे बड़ी घात है, जैसे हमारा सबसे बड़ी घात क्या है, 5 है, तो ये बहुपद की क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 8 है, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसमें क्या है, कोई भी x का मान ही नहीं दिया है, केवल अचर पद है, तो अचर पद में इसकी बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
तो यहाँ क्या हो जाएगी, इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, शून्य। तो आप ये घात वाला ध्यान रख सकते हैं कि घात वाला एक आता ही आता है। तो इसमें एक इसमें भी दिया है घात वाला, तो इसको भी देख लीजिए। इसमें आपको बहुपद की घात बतानी है। तो इसकी घात सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो इसकी बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो 2 हो जाएगी। इसमें बहुपद की घात क्या है, 1 हो जाएगी। और इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि अचरपद है, कोई चरपद नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, 0। एक आता है बहुपद का गुणांक। गुणांक इसमें क्या पूछा, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो एक्स स्क्वायर आप यहाँ ढूंढिए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर ये है, इसके सामने जो भी संख्या लिखी हो, कुछ नहीं लिखी तो 1 मान लोगे, तो इसका +1 हो जाएगा, +1। इसके सामने एक्स स्क्वायर है, यहाँ है इसमें एक्स स्क्वायर, इसके सामने क्या लिखा है, 1 मान लो, तो यहाँ हो जाएगा -1, इसका गुणांक हो जाएगा -1। यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने क्या दिया है, हमारे पास एक्स स्क्वायर के सामने क्या दिया, π/2, तो ये π/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसके बाद क्या दिया है, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, तो एक्स गुणांक इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, π/2, ठीक, इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास दिया है ये बहुपद की घात, हमने बता दिया। अब इसके बाद आपको पहचानना है, एक ये आता है कि कौन सा घाती बहुपद है। तो जिसकी घात 2 होगी द्विघाती कहलाएगा। इसकी घात क्या है, 2 है, तो द्विघाती कहलाएगा। इसकी घात 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। इसकी घात भी 2 है, सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो 2 घाती कहलाएगा। इसकी सबसे बड़ी घात 1 है, तो इसी 1 घाती बहुपद कहलाएगा। इसकी भी 1 है, तो 1 घाती बहुपद कहलाएगा। इसकी घात 2 है, तो 2 घाती कहलाएगा। इसकी घात 3 है, तो क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा। एक हमारे पास पहला प्रश्न है, वो इसमें से बताना बहुपद है कि नहीं। इसमें से ज़रूर ऑब्जेक्टिव में आता है, जिसको आपको ध्यान रखना है। इसमें बताना आपको ऑब्जेक्टिव है कौन सा बहुपद, कौन कौन से चर बहुपद हैं और कौन से नहीं है, कारण सहित उत्तर लिखिए। तो आपको कौन कौन से एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद का मतलब है इसमें कि बताना कौन कौन सा इसमें एक चर हो। तो इसमें एक ही चर है, तो ये बहुपद है, ठीक। और ये भी, इसमें भी एक ही चर है, केवल बाई बस है। चर का मतलब जिसमें ABCD का अक्षर एक ही हो, तो इसमें ABCD का अक्षर एक ही है, तो ये एक चर बहुपद हो जाएगा। इसमें टी लगा है, टी के अंदर अंडर रूट लगा, तो इसलिए ये बहुपद ही नहीं होगा। ये तो ये बहुपद ही नहीं होगा। ये भी बहुपद ही नहीं होगा, क्योंकि इसके बट्टे में बाई लगा है, ये बहुपद नहीं होगा। इसके बट्टे में ये क्या हो जाएगा, ये एक चर बहुपद नहीं है। ये बहुपद है लेकिन एक चर बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स भी है, बाई भी है और टी भी है। इसमें 3 चर बहुपद है। ये कितने चर बहुपद है, 3 चर, ये इसलिए एक चर बहुपद नहीं है। इसके बाद आ जाइए, आपको एक शून्यक निकालने के लिए आता है। तो शून्यक निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि प्रश्नावली इसमें ये इनको शून्यक जरूर आप देख लीजिएगा, ये चैप्टर से लगा लीजिए। शून्यक निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। x + 5 दिया, इसको बराबर आप 0 कर दीजिए और प्लस को उधर ले जाइए, +5 को तो उधर हो जाएगा, तो माइनस, यही इसका शून्यक आ जाएगा। तो आप इन जिसके इसके बराबर 0, सबके बराबर क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए और इनका सबका क्या कर लीजिए, मान निकाल सकते हैं। बराबर 0 करके यहाँ से x का मान निकालिए, इसका क्या आ जाएगा, शून्यक आ जाएगा। तो एक ये भी आता है, इसको ध्यान रखिए आप। इसके बाद आता है 3 पार्ट। 3 पार्ट में सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। तो मूल बिंदु जहाँ x अक्ष और y अक्ष, ये हमारे पास x अक्ष है और ये y अक्ष है, एक दूसरे को काट देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इस मूल बिंदु किससे प्रदर्शित करते हैं, O से। किससे करते हैं, O से। ये ध्यान रखना है कि मूल बिंदु को O से प्रदर्शित करते हैं। एक मूल बिंदु का निर्देशांक आता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक को हम किससे करते हैं, 0 0 से करते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। ये भी आपको क्या करना, ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पास ये चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है, ये जो अक्ष होते हैं 4 भागों में बटे होते हैं। ये हमारे पास y अक्ष है और ये क्या है, x अक्ष है। ये कितने भागों में बटा है, 1 2 3 4, इससे रिलेटेड आता है। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय, इसको तृतीय, इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश। अब ये आपको ध्यान रखना है कि चारों चतुर्थांश के चिन्ह अलग होते हैं। अब ये चारों चतुर्थांश को मिला दो, या दोनों अक्ष को मिला दो, या चारों चतुर्थांश को मिला दो, तो इसको बोलते हैं x y तल या कार्तीय तल या निर्देशांक तल। ये 3 नाम याद रखना है, कार्तीय तल, x y तल और निर्देशांक अक्ष। अगर आता है तो क्या लिख दोगे, चारों चतुर्थांश और दोनों अक्ष जहाँ सम्मिलित हो वहाँ क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहते हैं। अब आता है यहाँ से सबसे पहले चिन्ह निकालने के लिए। चिन्ह निकालने के लिए आप यहाँ देखते हैं कि इसके पास किसका चिन्ह है, प्लस का है। इसके पास किसका चिन्ह है, प्लस का। तो यहाँ पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, दूसरे में यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखना कि चिन्ह, सबसे पहले चिन्ह किसका लेते हैं, x अक्ष का, और निर्देशांक भी सबसे पहले क्या किसका लेते हैं, x अक्ष का लेते हैं। तो यहाँ आ जाता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास क्या दिया है, ये
प्लस ये वाला माइनस है और ये वाला क्या है, प्लस है। तो दूसरे चतुर्थांश का क्या चिन्ह होता है, माइनस प्लस। तीसरे का होता है माइनस और माइनस। चौथे का क्या होता है, प्लस और माइनस। तो ये आपको चिन्ह ध्यान रखना है। और इन्हीं चिन्ह से अगर आ जाता है चतुर्थांश पूछ लेता, जैसे मैंने लिख दिया -5 और -4, तो ये -5 -4, तो आपको देखना कि माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होता है, तो किस में होता है, तीसरे में होता है। इसलिए किस चतुर्थांश में होगा ये इसमें तृतीय चतुर्थांश होगा। मैंने लिख दिया -2 +5, ऐसे लिख दिया काम करके। तो माइनस प्लस किस में होता है, तो माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में होता है। इसलिए किस चतुर्थांश में ये हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में हो जाएगा, द्वितीय। तो ये एक चतुर्थांश निकालने के लिए आता है। अब दूसरा एक आता है कि सबसे पहले हम किस अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं। तो सबसे पहले हम किस अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं, एक्स अक्ष का। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष के निर्देशांक। एक्स अक्ष के निर्देशांक और वाई अक्ष के निर्देशांक, ये हमको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। तो ये एक्स अक्ष का निर्देशांक हो गया, ये किस अक्ष का निर्देशांक हो गया, वाई अक्ष का निर्देशांक हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये आता है। अब एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई अक्ष के निर्देशांक को कोट कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसको भुज कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, कोट। ये तो 3 पार्ट का क्या था, ऑब्जेक्टिव था। अब हम देखते हैं 4 पार्ट का ऑब्जेक्टिव। 4 पार्ट का ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले तो आता है एक रैखिक समीकरण, 2 चर रैखिक समीकरण। 2 चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो 2 चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax + by + c = बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक तो ये आता है। अब इसके कितने हल हो सकते हैं, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये ध्यान रखना है कि 2 चर रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ABC का मान निकालना। यहाँ से ये आता ही आता है ऑब्जेक्टिव में, एक आएगा ही आएगा ABC का मान निकालना। तो यहाँ A बराबर क्या है हमारे पास 2, B बराबर 3 और C बराबर क्या आ गया तुम्हारे पास माइनस। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये C बराबर आ जाएगा -9.35। जैसे इसका दे दे ABC का मान निकालने के लिए, सॉरी ये यहाँ दे दे ABC का मान निकालने के लिए, कैसे निकालोगे, यहाँ ये x वाले को मानते हैं हम A, तो यहाँ x की वैल्यू है क्या, नहीं है, तो 0 हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी दी है, 1, तो b बराबर क्या जाएगा 1, c की वैल्यू कितनी जाएगा -2। अब यहाँ देखिए, यहाँ से इसको अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ a की वैल्यू, यहाँ x वाला है तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 -2। यहाँ y वाला तो b की वैल्यू क्या जाएगी 3 और c की वैल्यू क्या जाएगी, इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में इधर हो जाएगा माइनस, तो c के बराबर हो जाएगा -6। तो ये इस तरह से ABC का क्या कर सकते हैं हम, आप मान निकाल सकते हैं। तो ये 2 चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 2 चर रैखिक ABC का मान, और दूसरा हम निकाल सकते हैं ये 2 चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, और इसके कितने हल होते हैं, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप था। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव 3 पार्ट और 4 पार्ट से ही आएंगे, तो आपको ध्यान रखना कि 3 पार्ट और 4 पार्ट अच्छे से पढ़ के जाना है।